ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये ग्रीन वाला सर्कल मैं इस है ना पिंक वाले सर्कल, गुलाबी वाले सर्कल के ऊपर रखता हूँ तो ये हूबहू बिल्कुल देखो आकार में तो दोनों वृत्त के आकार के हैं। देखो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के अगर सर्वांग दिखा दो तो आप देखोगे इस त्रिभुज में AD आ रहा है, उस त्रिभुज में AE आ रहा है, CPCD से हो जाएगा। एंगल साइड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया और फिर साइड की बात करी, तो इसमें भी ये वाला एंगल और फिर साइड की बात कर। अभी मेरे कहने मतलब H इस H के बराबर है, B इस B के बराबर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो भी यही है। अब मैं इन दोनों त्रिभुजों में बोलूँगा क्या, इन दोनों त्रिभुजों में बोलूँगा क्या कि भाई देखो यहाँ पर एक कट है, वहाँ पे एक कट है, इसका मतलब है जो। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम अध्याय 7 यानी कि त्रिभुज का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, अंजाम बैच में हम मैथ्स के इससे पहले के जो चैप्टर यानी 6 चैप्टर कर चुके हैं, है ना, रेखाएं और कोण तक, अध्याय 1 से लेके। ठीक है, और यहाँ पे हम त्रिभुज का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके एग्जाम में, तो आप भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे। देखो सबसे पहले समझो कि भाई सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ क्यों समझनी पड़ रही है हमें, सबसे पहले चैप्टर का नाम तो त्रिभुज है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो त्रिभुजों की सर्वांग समता के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो हालांकि हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में मेनली, बट मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, या कोई दो आकृतियाँ सर्वांगसम कब होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सर्वांगसम। देखो अगर इस वर्ड को आप तोड़ोगे ना, सर्वांगसम मतलब सारे अंग समान, सर्व अंग समान, कुछ इस तरह से मीनिंग निकलता है इसका, है ना। अब इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, तो आप यूँ समझते हो कि ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार यानी कि शेप और माप यानी कि साइज पूरी तरह से समान हो या फिर एक जैसा हो, है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर वो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेती हैं, उन्हें सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं, है ना। अब इसका देखो बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे ये सर्कल है, ये ग्रीन वाला सर्कल मैं इस है ना पिंक वाले सर्कल, गुलाबी वाले सर्कल के ऊपर रखता हूं तो ये हूबहू बिल्कुल देखो आकार में तो दोनों वृत्त के आकार के हैं, तो आकार वाली बात तो ठीक है, और माप में भी देखोगे दोनों एक जैसे हैं, है ना, तो एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं सर, अगर मैं इसका उल्टा करूं, कहने का मतलब है गुलाबी वाले को लेके आना चाहूं इसके ऊपर, तो ये भी होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ एक ढक रहा है देखो, है ना, तो ये भी ढक लेगा इसको पूरा अच्छे से। ठीक, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये जो दो वृत्त हैं इनका आकार, ठीक है, इनका आकार दोनों का ही वृत्ताकार है, वृत्त के आकार के हैं, और इनका माप दोनों चीजें बराबर है, तो मतलब ये दोनों सर्वांगसम है ना। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर रखना चाहूँ तो नहीं हो पा रहा है, ढक नहीं पा रहा है, या फिर अगर मैं इसको इसके ऊपर रखना चाहूँ तब भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि भाई वृत्तों के केस में तो बस आपको इतना देखना होता है कि इनकी त्रिज्याएं बराबर हो, है ना। वृत्तों के केस में बस आपको इतना देखना है, जैसे मान लो इसकी त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर थी, तो पक्की बात है ये बिल्कुल उसी से साइज का है, तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर रही होगी, लेकिन ये कुछ और रहा होगा, है ना, समझ लो इसका 4 सेंटीमीटर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये और ये, अगर मैं इसको बोलूँ सर्कल 1 और इसको बोलूँ सर्कल 2, तो सर्कल 1 और सर्कल 2 सर्वांगसम है। सर्वांगसम का निशान ये होता है, बराबर का निशान लगाओ और ऐसे बना दो, ये जो निशान आपको दिख रहा है ये सर्वांगसम का है। सिर्फ ऐसे जो है ना ये समरूपता का निशान होता है। अगर आप इसको तोड़ोगे ना, इस निशान को अगर आप तोड़ोगे तब भी इसका मीनिंग आपको समझ में आता है। देखो इस निशान को अगर मैं निकालूं तो मैं देखूंगा बराबर लिखा हुआ है और फिर उसके ऊपर ये वाला निशान है। बराबर का मतलब समझ लो बराबर माप, और ये मतलब हो गया शेप, आकार बस एक जैसा होने, समरूप होने चाहिए, यानी जो समरूप भी हो और बराबर भी हो साइज में, उसको हम बोलते हैं सर्वांगसम हो गया वो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी है ये आपसे पूछी तो नहीं जाती है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे कि सर चैप्टर का नाम तो त्रिभुज है, आप पढ़ा रहे हो वृत्त के बारे में। मैंने बस एग्जाम्पल दिया क्योंकि मुझे सर्वांगसम आकृतियों से आपका परिचय कराना था। तो यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया कि दो वृत्त आपस में कब सर्वांगसम होते हैं, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसी तरह से दो वर्ग कब आपस में सर्वांगसम होंगे, जब उनकी भुजाएं बराबर होंगी, है ना। इस बात को चाहो तो कहीं नोट कर लेना। और दो रेखाखंड आपस में कब सर्वांगसम होंगे, जब उनकी लंबाई आपस में बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा आप कहोगे ठीक है सर, अब चैप्टर पे अगर हम आए तो दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे। भाई उसकी बात इतनी सिंपल नहीं है, है ना।
त्रिभुज के लिए मैं सिर्फ एक लाइन में ऐसा नहीं बोल सकता कि ये हो जाएगा तो सर्वांग हो जाएंगे, नहीं सर। उनके लिए आपको टोटल 5 क्राइटेरिया याद रखने पड़ेंगे। इनमें से एक भी अप्लाई हो जाए कम से कम तो समझ लो वो 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग है। ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया है एक एक करके बात करते हैं। पहला क्राइटेरिया है एस एस एस। एस का मतलब है साइड, ठीक है, याद रहे। एस मतलब क्या है? एस मतलब है साइड, है ना, यानी कि साइड का मतलब भुजा, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। क्या मतलब है इस नियम का, समझो सर। जैसे देखो कि एक त्रिभुज यहाँ पर है सर, एक त्रिभुज यहाँ पर है और एक त्रिभुज यहाँ पर है सर, एक त्रिभुज यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लो इसका नाम मैं लिखता हूँ ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम मैंने क्या लिखा? ए बी सी। ध्यान से देखते रहना। और इसका नाम मैंने लिखा पी क्यू आर। बहुत आसान सा चैप्टर है, पहले मैं सारा बेसिक आपको करा दूंगा। बेसिक जब आ जाएगा क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा चैप्टर, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यूँ समझो कि ये वाली भुजा है ना, इसको अलग कलर से कट करूँ क्या? ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर तो होगी 2 सेंटीमीटर होगा, जितने सेंटीमीटर ये उतने सेंटीमीटर ये, जितने सेंटीमीटर है उतने सेंटीमीटर। सेम कट कहने का मतलब होता है कि बराबर दिखाना चाहते हैं हम। अगर मैंने इस पर भी एक कट लगाया उस पर भी एक कट लगाया, मतलब वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है ना। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि भाई ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। इस तरह से बी सी जो है, यहाँ से आप देख सकते हो बी सी किसके बराबर है सर? क्यू आर के बराबर है। इस तरह से देख सकते हो सी ए सर, सी ए किसके बराबर है? आर पी के बराबर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि तीनों ही भुजाओं का इस्तेमाल कर लिया आपने। किसी एक त्रिभुज को देखो, आपने तीनों ही भुजाओं का इस्तेमाल कर लिया है। तो मतलब यहाँ पे आप कोणों के बारे में तो कुछ कह नहीं रहे हो, सिर्फ भुजा भुजा भुजा, भुजाओं के पीछे पड़े हुए हो, तीनों भुजाओं का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे नियम लगेगा भुजा भुजा भुजा। तो भुजा 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 नियम से कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर आपने ये चीज़ ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, मान लो आपने पहले ए बी सी लिख दिया सर, क्या आपने लिख दिया? ए बी सी। अब इसको सर्वांगसम किसके करोगे वो जरा ध्यान से लिखना। पहला तो आपने समझो कि अपनी मर्जी से ऐसे लिखा है ना, अब इसको सर्वांगसम किसके करोगे? तो यहाँ पर देखो, अब ए से ए बी सी में ध्यान रखना, जैसे जैसे हम चलते हैं उनके संगत भाग बराबर, मतलब एक जैसे क्रम में आने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ए बी, ठीक है एक मिनट जाओ, है ना, हम ए बी सी इस तरफ गए ना, देखो पहले ए फिर बी फिर भी सी, यानी एक कट से 2 कट की तरफ गए। तो आपको उसका नाम लिखते हुए भी यही चीज़ फॉलो करनी है कि एक कट से 2 कट की तरफ ही जाना है ना, यानी कि इसका नाम होगा पी क्यू आर। तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर ही लिखना है। अगर किसी ने मान लो पी आर क्यू लिख दिया यहाँ पे, त्रिभुज तो वही है भाई, त्रिभुज का नाम आप पी आर क्यू भी बोल सकते हो, लेकिन फिर वो गलत जाएगा, वो सर्वांगसम नहीं होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर, त्रिभुज तो वही है। तो मैं समझा देता हूँ ऐसा क्यों सर, कि मान लो अगर मेरे पास ए बी सी यहाँ होता, इसी को देखो मैंने कॉपी किया, पी क्यू आर यहाँ होता, तो इसको कैसे भी रखने पे ये थोड़ी ना एक दूसरे के हो जाएंगे सर्वांगसम। क्यों सर? क्योंकि यूँ समझ लो कि ऐसे ना, मान लो मैं ऐसे रोटेट कर दूँ सर, ऐसे रोटेट कर दूँ, तो क्या रखूँगा तो पूरा पूरा ढक ही पाएगा? नहीं। इसी तरह से आप चलो रोटेशन का तो ठीक है हम बैलेंस कर लेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर थी, ये 2 सेंटीमीटर थी, ये मान लो है ना x सेंटीमीटर थी या y सेंटीमीटर थी, ये भी x सेंटीमीटर थी, ये भी y सेंटीमीटर थी, तो भैया 2 को 2 के ऊपर ही तो रखोगे, y को y के ऊपर रखोगे, x को x के ऊपर रखोगे, तभी तो हो पाएगा। अगर मैं इसको घुमा के रखूँगा, मैं चाहूँगी 2 से x को ढक दूँ, नहीं ढकेगा ना भाई, हो सकता है x की वैल्यू कुछ और हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि जो बराबर बराबर पोर्शन है वो एक दूसरे के ऊपर आए। भाई जैसे मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक हाथ, ये मेरा दूसरा हाथ, भाई अगर मैं ऐसे रखूँगा तभी तो पूरा पूरा एक दूसरे को ढक पा रहा है। मतलब छोटी वाली जो ये अंगुली है, ये छोटी वाली अंगुली पर रखनी पड़ेगी, ये वाली जो अंगुली है ये इस पे रखनी पड़ेगी, बीच वाली बीच पे, ये वाली इस पे, अंगूठा अंगूठे के ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अंगूठा यहाँ रखूँ, ये वाली यहाँ रखूँ तो ये एक दूसरे को ढकेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें बताना होता है कि छोटा वाला मतलब ये अंगूठा अंगूठे पे आएगा, ये वाली इस पे आएगी, 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 है ना। तो वैसे त्रिभुज के केस में बताना होता है भैया कि देखो ए बी जो था ना उस पर एक कट लगा है, मतलब ए बी की लंबाई पी क्यू के बराबर है। तो यानी कि शुरुआत में अगर आपने ए बी लिखा, ये क्या हो गया, रुक जाओ एक मिनट,
ठीक है। शुरुआत में अगर आपने ए बी लिखा तो शुरुआत में इसका संगत पार्ट, याद रखना मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, संगत हिस्सा, संगत पार्ट, संगत भाग, तो इसका संगत भाग को आप ऐसे लिखोगे, है ना। अगर देखो यहाँ पे BC पे 2 कट लगे हैं, है ना, तो यानी BC पे आपने कैसे लिखा है, बीच वाला अक्षर और आखिरी वाला अक्षर BC बना रहा है, तो यहाँ पर बीच वाला अक्षर और आखिरी वाला अक्षर क्या बनाना चाहिए, वही चीज जो BC के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, BC के संगत भाग में होगी, मतलब BC के बराबर होगी। जैसे BC पे 2 कट है, देखो QR पे 2 कट है, BC लास्ट के 2 अक्षर है तो QR देखो लास्ट के 2 अक्षरों से मिलकर बन रहा है। ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शुरू और लास्ट का अक्षर देखो तो AC रेखाखंड बन रहा है, AC मतलब 3 कट वाला, तो इसमें भी देखो शुरू और लास्ट में देखोगे तो PR ही बन रहा है 3 वाला, इसको बोलते हैं संगत भाग, है ना। इसीलिए आप बहुत जगह देखोगे बाई CPCT लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं कोण A, अगर मैंने सर्वांगसम प्रूफ कर दिया तो मैं इसका कोण A किसके बराबर लिख सकता हूँ, आप देखो संगत भाग कौन सा है, संगत भाग मतलब इसका पहला है तो उसका पहला ही देखना है आपको। जैसे इसका पहला क्या है, A लिखा ना आपने, इसका पहला है कोण A, तो इसमें पहला अक्षर क्या है P, तो कोण A P के बराबर रहा होगा, पक्की बात है। देखो कोणों के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने सर्वांगसम प्रूफ किया, अब हमें कोणों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई A तो P के बराबर रहा होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर आपको B को बराबर प्रूफ करना होता Q के, तो आप सीधा बोल देते B तो Q के बराबर होगा। क्यों सर, इसका संगत भाग ये है, इसका संगत भाग ये, कहने का मतलब है 1 कट और 2 कट के बीच में ये आ रहा है, तो वहां पे 1 कट और 2 कट के बीच में कौन आ रहा है, Q आ रहा है ना। तो यानी कि B जो होगा वो Q के बराबर होगा। ऐसे भी आप देख सकते हो बीच में आ रहा है तो वहां पे बीच में आ रहा है। अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, क्या वहां पे पेपर में ऐसे लिखते फिरेंगे कि 1 कट और 2 कट ढिंका फलाना, नहीं सर, इसको हम लिखेंगे कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो आप समझ जाओगे कि C किसके बराबर होगा, कोण C कोण R के। तो इस चीज को हम क्या इतना लंबा चौड़ा लिखते फिरे, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। वो संगत भाग में कोण भी आ सकता है, भुजाएं भी आ सकती हैं। नहीं सर, इतना लंबा चौड़ा लिखते नहीं फिरोगे, आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे बाई CPCT, आप क्या लिख दोगे, बाई CPCT, है ना। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सर्वांगसम, ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब संगत भाग, है ना। संगत भाग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। इतना शॉर्ट से लिख देना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये CPCT क्या है, बहुत जगह यूज होता है, इस चैप्टर में बता दो, तो अब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये पहला क्राइटेरिया था, है ना, पहला क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आ गया, अब सारे आपको समझ में आ जाएंगे सर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करूं सर, है ना, मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है सर, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा में क्या होगा, किनारे किनारे की भुजाएं और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण, उन्हीं भुजाओं का। कहने का मतलब क्या है सर, कि जैसे मान लो यहाँ पर ये अगर ABC होता और यहाँ पे अब ये अगर PQR होता, तो जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा अगर इसके बराबर है तो कोण कौन सा देखेंगे, ध्यान से देखना, दोनों भुजाओं के बीच में फंसा हुआ कोण, यानी जिन दो भुजाओं को ऐसे लिया जा रहा है इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच, यानी इस वाले कोण की बात इस वाले कोण के साथ की जाएगी। तब आप समझ जाना कि वहां पे कौन सा नियम लग रहा है, ये वाला नियम लग रहा है। तो आप कहोगे एंगल साइड एंगल तो हमें समझ में आ गया सर, जैसे ये दोनों चीज समझ में आई, एंगल साइड एंगल तो हमें खुद ही समझ में आ गया। मैं कहूँगा बताओ फिर समझाओ, है ना, समझाओ मुझे, तो आप ऐसे समझा सकते हो कि देखो सर इसका मतलब ये रहा होगा कि देखो 2 एंगलों की बात हम कर रहे होंगे, दोनों त्रिभुज में उन्हीं के बीच में फंसी हुई भुजा। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है भाई, समझदार तो हो तुम, है ना, समझदार तो हो तुम यार, है ना। 2 कोण होंगे, उन्हीं के बीच में फंसा हुआ साइड, है ना, उन्हीं के बीच में फंसी हुई साइड। कहने का मतलब कि अगर मैंने ये वाला कोण देखा इसके बराबर है, ये वाला कोण देखा इसके बराबर है, तो भुजा कौन सी लूंगा मैं, जो इन्हीं दोनों कोणों के बीच वाली भुजा है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए थी। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई है ना, नाम दे दो, ठीक है। मान लो ये MNP है और ये XYZ है ना। चलो ये तीनों समझ में आ गए, है ना। एंगल साइड में भी ठीक है ऐसा ही है कुछ। एंगल साइड में क्या होगा सर, अब पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, बहुत छोटा बनाना पड़ेगा, जगह कम बची है। एंगल साइड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो, है ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। एंगल साइड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया और फिर साइड की बात करी, तो इसमें भी ये वाला एंगल और फिर साइड की बात करूंगा।
आगे बात समझ में, यानी कि एक तरफ से अगर आप चलोगे तो पहले एंगल फिर साइड मिल रही है, यानी कि यहाँ पे देखो एंगल मिला फिर साइड मिली। कहने का मतलब है एंगल लिया, इसके बीच की साइड नहीं ली, फिर यह ला, इस एंगल से इस एंगल पे आए, फिर इस साइड की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल से इस एंगल पे आए, फिर इस साइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा RHS यानी समकोण कर्ण भुजा नियम क्या मतलब है इसका, है ना, इसको मैं अलग कलर से ही दिखाता हूँ, इस कलर से, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में लगेगा। किस में लगेगा सर, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट फिर भी, है ना, RHS वाला नियम जो है यहाँ पे समझ लो, हालांकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण। ठीक है, H मतलब होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, पता है ना आपको कि अगर ये कोण 90 है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो भाई इस नियम को लगाने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना है एक 90 डिग्री का कोण त्रिभुज में। जैसे यहाँ पे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और ये P है, ये Q है, ये R है, तो क्या दोनों में 90-90 के कोण मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल मिल रहे हैं। फिर आपको देखना है हाइपोटेनस बराबर है क्या, उसके अलावा हाइपोटेनस मतलब ये हाइपोटेनस आपस में बराबर है, हाँ, उसके अलावा कोई सी एक साइड बराबर हो जाए, मान लो ये वाली चाहे इसके बराबर हो या फिर यही वाली उसके बराबर हो, बस आप नाम क्रम में लिखोगे। अगर मान लो ये वाली उसके बराबर हो गई तो आपको नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है कि अगर आपने ABC लिखा तो यानी कि सिंगल कट से 90 पे जा रहे हैं और फिर जिस पे कोई कट नहीं है उस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिंगल कट से 90 पे जाओगे, जिस पे कोई कट नहीं है उस पे आओगे, यानी कि यहाँ पे अगर आपने ABC नाम लिख दिया तो PQR मत लिखना, तब गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB पे देखो एक कट लगा हुआ है, अगर आपने ABC लिख दिया, अगर आपने यहाँ पर ABC लिख दिया और सर्वांगसम लिखा PQR के, तो ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है सर, गलत इसलिए है क्योंकि AB पे एक कट है, AB पे एक कट है, तो शुरू में क्या आ रहा है PQ, तो क्या PQ पे एक कट है, नहीं, तो इसीलिए वो गलत हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, PQR नहीं लिखना होगा, RQP लिखना होगा। ठीक है, और अगर मान लो ये एक कट यहाँ ना होके यही होता तब वो ठीक था। बात समझ में आई। तो अब इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग कौन किसके आ रहा है। खैर अगर आपको जल्दी भी समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, टेंशन वेंशन मत लेना मैं इसके यहाँ। ठीक है, मतलब इसमें बस इतना है कि 90-90 के होने चाहिए, है ना, 90-90 का एक कोण होना चाहिए दोनों में, इसके पास भी उसके पास भी, 90 के सामने वाली भुजा दोनों में बराबर, और कोई एक और भुजा यानी साइड, S4 साइड यानी कोई एक भुजा। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सर, है ना, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो अब चलो थोड़ा और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं त्रिभुजों की, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज के गुण। पहला क्या है, त्रिभुज का कोणों का योग गुण, है ना, कोणों का योग गुण यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। एंगल सम का मतलब योग यानी जोड़, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के कोणों का योग का गुण। ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊंगा भाई साहब, है ना, उसका नाम लिख दूंगा मान लो ABC, तो पक्की बात है कि कोण A, है ना, पक्की बात है कि कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C हमेशा जोड़ के कितना आएगा, 180। जब भी आप ये लिखोगे तो वहाँ ब्रैकेट में या तो ये लिखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, या फिर आप शॉर्ट में लिख दो त्रिभुज के कोणों का योग गुण। समझ में आ गई बात। अब जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, मान लो ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल दे दिया 40 डिग्री, और ये आपसे पूछ लिया x डिग्री, है ना, तो आप क्या बोलोगे, भैया जो कोण A है ना वो तो x है, ठीक है, कोण जो B है ना वो 60 है, ठीक है, कोण C 40 है, ठीक है, बराबर 180 है। तो यहाँ से x प्लस 60 40 कितना हो गया 100, बराबर कितना आ गया 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। ठीक है, तो हालांकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, है ना, बट ये मेनली 6 चैप्टर का पार्ट हो जाता है, बट बहुत सारी जगह आप जब सर्वांगसम प्रूफ कर रहे होगे तो हो सकता है वहाँ पे एंगल निकालने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अब अगला क्या है, अगला है बाह्य कोण योग गुण, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप यहाँ से मत समझो, इसका मतलब आप यहाँ से समझ लो। ठीक है, कि मान लो अगर मैंने एक त्रिभुज बना दिया, है ना, मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया ABC, है ना, अब मैं क्या करता हूँ,
मैं किसी एक भुजा को बढ़ा देता हूँ, मतलब क्या कि जैसे देखो BC को ही मैं किसी एक भुजा को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दो, है ना, तो मैंने क्या किया, BC को ही ऐसे ही आगे को एकदम सीधा सीधा बढ़ा दिया। तो एक भुजा जो बढ़ाई और एक भुजा जो नहीं बढ़ाई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक भुजा जो बढ़ाई दूसरी भुजा नहीं बढ़ाई वही वाली, ठीक है, इनके बीच का कोण कहलाता है बाह्य कोण। इनके बीच का कोण कहलाएगा बाह्य कोण। तो होता क्या है, त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण उसके दो दूरस्थ आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। दूरस्थ की जगह कभी कभी लिख देते हैं बाकी दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, दोनों ही ठीक है ना। अलग अलग टीचर अलग अलग है ना लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत सारे टीचर यहाँ दूरस्थ की जगह दो सम्मुख कोण लिख देते हैं, याद रहे, है ना, वो दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब क्या होता है सर कि अगर ये बाहर वाला कोण, ठीक है, मान लो अगर बाहर वाला कोण x है, अब इसके त्रिभुज के 3 कोण है भाई, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। मान लो ये y है, ये z डिग्री का है, ये w डिग्री का है, तो भैया x से दूर कौन है? अगर आप दूरस्थ लिखते हो तो ऐसे ही समझना जाएगा भाई, w तो बिल्कुल x के पास में चिपका हुआ है, तो x के दूर कौन है? y और z, यानी कि जो बाहर वाला कोण है x, वो जो दूर वाले कोण है y और z, इनके बराबर होगा। अगर आप ऐसे समझते हो सम्मुख, सम्मुख मतलब इसके सामने, ये तो बिल्कुल बगल में है, सामने थोड़ी है, सम्मुख सामने वाले, यानी कि वो दोनों। ऐसे भी कह सकते हो कि त्रिभुज के 3 ही कोण होते हैं, अंदर वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो भैया इन तीनों में से एक के तो टच में होगा, ये जिसके टच में उसको छोड़ो, जो दूर है उसमें, है ना। इंसानों की ये फितरत है कि जो नहीं मिला होता उसके चक्कर में रहते हैं, जो मिल गया उसकी कदर नहीं करते। तो ये भी ऐसे ही कर रहा है कि भैया जो है उसको छोड़ो भैंस के, है ना, जो दूर है उसको देखो, ठीक है। तो x क्या, y + z, तो ये होता है त्रिभुज के बाह्य कोणों का गुण। समझ में आ गई बात। अब ये आपके बहुत जगह काम आ सकता है, जैसे ये दिया 50 डिग्री, ये दिया 70 डिग्री, तो 50 और 70 120, तो नहीं ये भी 120 होगा, उनको जोड़ के जो आएगा वही ये हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। ये लॉजिक भी समझ में अगर आपको आ गया है तो अब आगे बात करते हैं भुजा और कोण का संबंध, है ना। आप याद रखना कि त्रिभुज की जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, जो भुजा सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। अब आपको समझ में आ गया, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का कोण बराबर होगा। बहुत सीधी सी बात है ना। इसीलिए आप देखते हो समद्विबाहु त्रिभुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, बराबर भुजाएं होती हैं, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये समझ लो, ये समझ लो एक त्रिभुज है और ठीक है, और ठीक है, इसमें मैं यूँ बोलता हूँ कि 3 कोण है ABC। भुजा AB की लंबाई मान लो है अगर 6 सेंटीमीटर, BC की 8 सेंटीमीटर और इसकी 10 सेंटीमीटर। ये भुजाएं सेंटीमीटर्स में है सर, है ना, ये सेंटीमीटर्स में मान लो। तो आप देखो, है ना, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC। आपको दिख रहा है AC सबसे बड़ी भुजा है। उससे जस्ट छोटी कौन सी है ना, AC से जस्ट छोटी कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा ये थी, उससे जस्ट छोटी है BC। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सबसे छोटी भुजा कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? AB। सबसे छोटी कौन सी है? AB। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोणों की बात करूँ ना यहाँ पे, अगर मैं कोणों की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, है ना। और उसी तरह से चीज़ें चलती जाएंगी उसी क्रम में। जैसे AC है सर, AC मतलब ये वाली भुजा, तो AC के सामने कौन सा कोण होगा सर? कोण B, है ना। अगर किसी को पहचानने में दिक्कत है कि किस भुजा के सामने कौन सा कोण होगा, तो उसका एक ट्रिक बता देता हूँ। उसका ट्रिक ये है सर कि यहाँ पर देखो इसके नाम में कौन सा अक्षर गायब है। त्रिभुज के नाम में 3 अक्षर आ रहे हैं, A, B और C। तो यहाँ पे A है, C है, B गायब है, तो इस मतलब इसके सामने कोण B होगा। बस सीधा सा लॉजिक है। जैसे BC की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे B और C के सामने होगा कोण A, ऐसे भी पहचान सकते हो। और यहाँ से देख के बता सकते हो कि B और C तो है, A गायब है, तो मतलब इसके सामने वाला कोण A होगा। इस तरह से यहाँ पे A और B तो है, C गायब है, मतलब इसके सामने वाला कोण C होगा। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा, उससे छोटी के सामने उससे छोटा, और सबसे छोटी के सामने सबसे छोटा, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर हो गया। और अगर भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि त्रिभुज असमानता प्रमेय, मतलब क्या कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे आप यहीं पे देख लो, किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ो, जैसे 6 और 10 जोड़ दो 16, 16 तीसरी वाली यानी 8 से बड़ा होगा। इन दोनों को जोड़ के देख लो, 10 और 8 18, 18 6 से बड़ा होगा। इन दोनों को जोड़ के देख लो, 8 और 6 14, 14 10 से बड़ा होगा। मतलब किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ोगे तो हमेशा तीसरी भुजा से वो बड़ा ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा आगे चलते हैं सर। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज का गुण। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो कम से कम, ठीक है। त्रिभुज का अगला जो है वो है समद्विबाहु त्रिभुज का
मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, देखो सर, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, है ना, ये आपको समझ में आता है ना। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। विषमबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की हों। और समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में कम से कम बराबर हो। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं जिसकी बराबर है समबाहु, वो समद्विबाहु भी होता है। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, तो यहाँ पे समबाहु की बात अगर की जा रही है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का। इसके बारे में याद रखना, बहुत बार आता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, त्रिभुज से त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रॉपर्टी है। क्या है सर, यदि दो त्रिभुजों के आधार समान हो और ऊंचाई समान हो तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर मैंने बनाया एक त्रिभुज। ठीक है, मैंने एक त्रिभुज बनाया सर। अब इसका क्षेत्रफल जो होता है ना, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझ लो। हालांकि इस चैप्टर में हम क्षेत्रफल से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बट ठीक है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ठीक है रख दिया इस कॉन्सेप्ट को। देखो यहाँ पर मान लो ये त्रिभुज ABC नाम का है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई यानी लंबवत ऐसे वहाँ से लंब डाला गया तो ऊंचाई h है, और BC की लंबाई जो है यानी कि आधार जिसको हम बोलेंगे वो B है। तो जानते हो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज ABC का, क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज ABC का, ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार उसको बोलेंगे जिसपे सामने से लंब डाला गया यानी कि BC को, जिसकी लंबाई है B, और ऊंचाई यानी इसकी लंबाई h। आप समझ लो कि अगर कोई दूसरा त्रिभुज हो, है ना, जिसका ऊंचाई और आधार बराबर हो, चाहे वो अलग दिखता हो, शेप में बिल्कुल अलग दिखता हो, जैसे जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला है सर। मान लो अब इसकी ऊंचाई है ना, यहाँ से भैया 90 अब यहाँ बन रहा है ना, तो यही भुजा ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी अब, और अब इस पे आके मिलिए तो ये बेस हो जाएगा। इस केस में आप इसको h और इसको बेस भी कह सकते हो। खैर अभी मेरे कहने मतलब h इस h के बराबर है, b इस b के बराबर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी यही होगा। अब मैं बात करता हूँ सर एक तीसरे त्रिभुज की, है ना, एक तीसरे त्रिभुज की। कोई आड़ा टेढ़ा त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आड़ा टेढ़ा तो दिया नहीं है, मेरे को खुद ऐसे बनाना पड़ेगा। मान लो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया सर ऐसे। ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसकी ऊंचाई देखो, अब कैसे, ऊंचाई तो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं सर, यानी कि इस तरह से आएगी ऊंचाई। अब आप कहोगे इसकी भुजा पे मिल नहीं रही, कोई बात नहीं, अगर मान लो भुजा आगे बढ़ाई गई तो मिलती ना। तो ऊंचाई अगर h है और ये b है, b सिर्फ इतने को बोलेंगे, भले ही आप देखोगे h इस पे आके टकरा भी नहीं रहा, ये तो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, वो एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहे इतने की। मान लो अगर ये b मान लो इतना ही बड़ा है, अब मैंने तो फिगर में छोटा लग रहा होगा आपको, है ना, अब समझ लो यार कि b उतना ही अगर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से इसका क्षेत्रफल भी इतना ही आएगा। फिगर में मत जाना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या आपको। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इन त्रिभुजों का सर्वांग नियम लिखिए। कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम है भाई, तो पहली बात तो देखो, है ना, आपको दो त्रिभुज नज़र अभी आ रहे हैं क्या, आपको एक ये त्रिभुज नज़र आ रहा है ना, और एक ये त्रिभुज नज़र आ रहा है। अभी नाम मैं तरीके से लिखूंगा, इनका टेंशन मत लो, बस मैं हाईलाइट कर दूं पहले। ठीक है, ये वाला त्रिभुज नज़र आ रहा होगा आपको, है ना, ये वाला त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, और ये वाला त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, है ना, दोनों त्रिभुज नज़र आ रहे हैं आपको अच्छे से। अब देखो यार, अब मैं इन दोनों त्रिभुज में बोलूँगा क्या, इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में बोलूँगा क्या कि भाई देखो, यहाँ पर एक कट है, वहाँ पे एक कट है, इसका मतलब है जो BP है वो CP के बराबर है ना। अभी मैं रफली कर रहा हूँ, पूरे तरीके से नहीं। पूरा तरीका क्या होता है क्वेश्चन को करने का, दिया है लिखना, है ना, फिर क्या सिद्ध करना है वो लिखना, फिर उपपत्ति या प्रूफ लिखना, वो कराऊंगा मैं आपको। अभी बस जस्ट बेस बना रहा हूँ आपका। ठीक है, तो बेस बनाते वक्त ही सारे नियमों का ख्याल रखेंगे, फिर वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे BP जो है वो CP के बराबर है भाई, है ना। ये क्या है, मैं गिवन है यानी कि दिया है, क्वेश्चन में ही बताया गया, देखो सेम कट है तो मतलब बराबर होंगे। इसी तरह से सर इसका PD है ना, इसका PD अगर आप देखोगे और उसका PT है ना, तो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है ना। या तो आप चालाकी से पहले ही करो कि आप किन त्रिभुजों को देख रहे हो, है ना, ऐसे एक पहले से चालाकी कर लो, एक कट से दो कट की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा, मान लो अगर BPD व
क्योंकि अभी सर्वांगसम तो प्रूफ किया नहीं है ना। तो उसमें भी देखो एक कट से दो कट की तरफ गए तो इसमें भी एक से दो की तरफ जाना, चालाकी से नाम ऐसे लिखना CPT, है ना, वह CPT में, ठीक है, ये हो गया। अब आप कहोगे इसके अलावा सर अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं कहूँगा ध्यान से देखो, नज़र आ जाएगा। ये वाला जो कोण है इसको कोण 1 बोलें अगर हम, ये वाले कोण को कोण 2 बोलें, तो आप देख पाओगे, आप आराम से देख पाओगे कि 1 और 2 भी आपस में है बराबर, 1 और 2 आपस में भी है बराबर। क्यों बराबर हैं सर? ये कोण क्यों बराबर हैं? ये हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। याद आ रही है बात? याद आ रही है क्या बात? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब ऐसे दो रेखाएं या रेखाखंड काटे तो आमने सामने कोण बराबर होता है ना। मैंने कहा था ऐसे डमरू जैसा या 8 जैसा बनता है, इन्फिनिटी जैसा बनता है, जैसा भी आप समझो, ठीक है। तो कोण 1 और 2 आपसे बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा? अब यहाँ से मत लिखना कि भाई ये तो भुजा है, ये भुजा है, ये कोण है, ये नहीं देखना होता। भुजा भुजा कोण ऐसा हो तो कुछ होता भी नहीं, खैर ठीक है। देखना कैसे होता है आपको? फिगर में से। फिगर में कहाँ पे वो चीज़ है? जैसे हमने इस भुजा का इस्तेमाल किया है, देखो बीपी का इस्तेमाल किया, किसी एक त्रिभुज को देख लो, हमने पीडी का इस्तेमाल किया है, मतलब इस भुजा का इस्तेमाल किया है, और फिर इनके बीच के कोण का इस्तेमाल किया है। चाहे इधर देख लो चाहे उधर देख लो, एक कट वाला, दो कट वाला, उनके बीच का कोण, मतलब किनारे किनारे भुजाएं, बीच में कोण है। यानी नियम लिखते वक्त आपको फिगर में देखना होता है, किनारे किनारे की भुजाएं और बीच के कोण नियम से या नियमानुसार। समझ में आ गई बात? अब कौन से त्रिभुज होंगे? पहला तो आप कैसे भी लिख लो, मान लो मैंने जानबूझ के पहले से ही सब कुछ लिख रखा है वैसे, BPD है ना, एक कट से दो कट की तरफ गए तो यहाँ पर भी एक कट से दो कट की तरफ जाओगे CPT, है ना, यानी कि संगत भागों को, है ना, सही सही जगह प्लेस करना है आपको। ये हो गया। तो कौन सा नियम लगा सर? साइड एंगल साइड। और कौन से त्रिभुज हैं? ये वाले। अब क्या यहाँ पे आंसर किसी का अलग भी आ सकता है? हाँ सर, किसी ने DPB लिख दिया होगा, यानी 2 से 1 की तरफ गया होगा, तो वहाँ पे TPC उसके सर्वांग समय होगा 2 से 1 की तरफ। ऐसे आप बदल सकते हो अपने आंसर, ठीक है। पर वो बात एक ही रहेगी कि भाई नियम से ही चलना है हमको, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन बताओ। इसमें कह रहा है कि अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो तो क्या ये होगा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा? तो भैया देखो, है ना, AC की अगर मैं बात करूं तो AC बनता है शुरू के और आखिरी के अक्षर से, तो इसके संगत भाग यानी CPCD की अगर हम बात करें तो शुरू का और आखिरी का DF होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर DE है। पहला तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। दूसरे में शुरू में BC लिखा हुआ है, तो BC लास्ट के 2 अक्षर, तो लास्ट के 2 अक्षर यानी इसका संगत भाग क्या होगा? इन सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग BC का संगत भाग क्या आएगा? EF भाग। तो यहाँ पे तो DF लिखा हुआ है, यानी ये भी सही नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाया। अब अगर मैं बात करूं FE और CB की बात करते हैं, FE यहाँ पे मिल रहा है लास्ट का अक्षर और बीच का अक्षर, और इसमें भी क्या मिल रहा है? CB। तो बिल्कुल ठीक बात है, FE CB, है ना, ये ठीक है, ठीक है। AB और DF तो देखो नहीं होगा, AB शुरू में है, DE है, फिर मतलब कि ऑप्शन C सही है ना, बाई CPCT, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है अगर AB बराबर QR हो, BC बराबर ये हो, CA बराबर ये हो, तब क्या होगा, है ना। वैसे तो समझ में बिना फिगर बनाए भी आ जाएगा, बट रफली जल्दी जल्दी, है ना, फिगर बना लो। एक का नाम देखो, एक में क्या आ रहा है? AB और C, है ना, यानी कि एक का नाम लिख दो ABC। दूसरे त्रिभुज में क्या आ रहा है? QR और P, है ना, कहीं भी लिख दो, QRP लिख दो, PQR लिख दो, कैसे भी लिख दो, बस कट लगाते वक्त ध्यान रखना AB पे अगर आपने सिंगल कट लगाया तो AB के बराबर QR है, QR ढूंढो कहाँ पे? यहाँ पर, है ना, उस पर सिंगल कट लगाना। BC पे अगर आपने 2 कट लगा दिए तो BC के बराबर PR है सर, BC के बराबर PR है, यानी PR पे 2 कट लगाना। और CA बराबर PQ है, यानी कि CA जो नहीं बच गया, इस पे 3 कट है, तो PQ यानी इस पे 3 कट आएगा। अब आप देख लेना कि अगर आप ये देखते ABC, तो इस पे देखोगे A से B पे गए, C पे गए, यानी एक कट से 2 कट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक कट से 2 कट की तरफ जाओ, एक कट से 2 कट की तरफ जाओ, तो क्या नाम बनना चाहिए? QRP। तो क्या यहाँ पे QRP है? नहीं है सर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये तो पक्का नहीं होगा। दूसरे समझ में आ रही है बातें? अगर मैं दूसरे की बात करूँ, CBA, है ना, CBA पे चलो, C से B पे गए, A पे निकल लिया, यानी 2 कट से 1 कट की तरफ, तो यहाँ पे 2 से 1 की तरफ निकलेंगे तो क्या बनना चाहिए? PRQ बिल्कुल बन गया। तो यही है सर, समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? अगर आप बाकियों को चेक करोगे, देखोगे वो गलत ही होंगे। जैसे BAC, तो B से A पे गए, C पे निकले, 1 से 3 पे, तो यहाँ पे 1 से 3 पे जाओगे, 1 से 3 पे, तो RQP होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे RPQ है। ऐसे PQR की अगर हम बात करें, P से Q पे गए, R पे गए, 3 से 1 पे गए,
तो यहाँ से 3 से 1 यानी कि CAB होना चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब वो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन अभी शुरुआत में रखे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड करें। ठीक है ना, बहुत सोच समझ के मैंने ये क्वेश्चनों का मतलब क्रम रखा हुआ है यहाँ पे। जब ये चीज़ें आपकी बिल्ड हो जाएंगी ना, फिर क्वेश्चन करना देखना कितना मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए भाई टाइम कितना हुआ है, ठीक है 17 मिनट हुआ है ना, नए वाले में 29 मिनट बाद कैमरा बंद होता है, खैर चलो अभी टाइम है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ABP अगर KST के सर्वांगसम है तो कोण P किसके बराबर होगा। भैया देखो इसके लास्ट में P आ रहा है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो संगत भाग इसका क्या होगा, T, यानी इसके बराबर होगा KT। KT मतलब क्या, शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर, तो शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर क्या होगा, AP, यानी ये भुजा इसके भुजा के बराबर होगी AP के। बात समझ में आ गई भाई, बहुत आसान है ना, बाई CPCT। ठीक है, तो यहाँ से P किसके बराबर, T के, और KT किसके बराबर, AP के। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कौन सा त्रिभुजों की सर्वांगसमता का नियम नहीं है। तो भाई देखते ही बता दोगे कि ये तो नहीं होता भाई, समरूपता में तो ये होता है, सर्वांगसमता में नहीं होता। 10वीं क्लास में आप समरूपता में पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, पर वो समरूप त्रिभुजों के लिए, सिर्फ सर्वांगसम के लिए नहीं सर। सर्वांगसम के लिए ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं पढ़ाया हमने। जो 5 नियम पढ़े ना, उनको भैया अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, याद रखना, याद रखना, रट लेना। आप कहोगे रटने को बोल रहे हो, भैया कुछ चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं, अभी नियमों को तो याद ही रखना पड़ेगा ना। आपने ABCD सीखी है ना, आपकी पढ़ाई की शुरुआत ही रटने से हुई है। जो फालतू के डायलॉग मारते हैं, रटना गलत है, ये गलत है, हाँ गलत है, बट उसका मतलब ये नहीं कि उस डायलॉग को हर जगह घुसेड़ दो। भाई हर एक चीज़ की अपनी जगह होती है, रटना गलत है नो डाउट, जो चीज़ें समझनी चाहिए उनको रटना गलत है। बट अगर आप मैं पूछूं कि भैया ABCD में आपने उसको A क्यों बोला, उसको B क्यों बोला, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो तो रट के ही सीखा भैया कि वो A है, वो B है, वो C है। समझ में आ रही बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और ठीक है, अच्छा ज़्यादा पीछे आ गए थे हम। ठीक है, देखो यहाँ तक हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब चलिए अब प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं, NCERT के उदाहरण। प्रॉपर क्वेश्चंस मतलब सही फॉर्मेट में। अब तक तो मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको जल्दी चीज़ें बता रहा था। अब मान लो क्वेश्चन प्रूव करने को आते हैं, सिद्ध करने को आते हैं, तो आप कैसे करोगे, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में याद रहे, क्वेश्चन का फॉर्मेट मेनली क्या रहता है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, सभी क्वेश्चन में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे अगर आप सही फॉर्मेट में नंबर लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, उसके बाद आपको लिखना होता है टू प्रूव या टू शो, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होता है प्रूफ। ठीक है, हिंदी में मतलब दिया है, यानी आपको क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या दिया है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना होता है सिद्ध करना है या दर्शाना है, जैसा भी क्वेश्चन में बोला हो। उसके बाद आपको लिखना प्रूफ यानी उत्पत्ति। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, एक ही बात है। ये फॉर्मेट याद रखना। इस तरीके से आप आंसर को अच्छे से करते हो तो टीचर को लगता है कि बच्चे ने सही फॉर्मेट में अच्छे से आंसर दिया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया है सर, क्वेश्चन में क्या दिया है, वो कैसे पता लगता है, क्वेश्चन पढ़ के, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है वो यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पर कह रहा है आकृति 7.8 में OA और OB आपस में बराबर है, भैंस की आंख। OA देखो ये रहा सिंगल कट, OB भी देखो सिंगल कट, यानी कि दिया क्या है, OA बराबर है OB के। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई। ठीक है, और OD और OC बराबर है, OD और OC बराबर है। इसके अलावा OD और OC भी बराबर है। दर्शाइए कि ये अब दर्शाना या सिद्ध करना, यहाँ पे सिद्ध करने को नहीं बोला, दर्शाने को बोला है, तो हम बोलेंगे दर्शाना है। ठीक है, दर्शाना है, हमें क्या दर्शाना है, मतलब अपना मेन काम क्या भाई इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया हमको, ये करके दिखाओ। वो है पहला पार्ट, ये क्या दर्शाना है, त्रिभुज AOD। ऐसे लिखने का फ़ायदा बताऊँ एक आपको, जिसको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, उसने फिगर बना दी है, दिया है लिख दिया है, टू प्रूफ लिख दिया है, तब भी इसमें टीचर आपको आधा नंबर दे देंगे, चाहे इसके आगे मत करो आप। समझ में आ रही है बात। तो ये फ़ायदा इस फॉर्मेट में लिखने का। ठीक है, जिनको नहीं आता है ऐसे छोड़ के मत आओ, इतना लिख के आओ कम से कम। ठीक है, क्या है यहाँ त्रिभुज BOC। ठीक है, ये पहली चीज़ दर्शानी है। दूसरी चीज़ अपने को क्या दर्शानी है कि AD जो है ये समांतर है BC के। अब बात करते हैं प्रूफ यानी कि उपपत्ति की, मतलब जो भी तामझाम दो भी लॉजिक्स हैं अपने पास, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब ज़रा देखना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मुझे AOD नाम का त्रिभुज कहीं नज़र आ रहा है क्या, मुझे AOD नाम का त्रिभुज कहीं नज़र आ रहा है, हाँ AOD ये त्रिभुज नज़र आ रहा है। ठीक है, उसमें ये भी इंक्लूडेड है भाई,
ठीक है। और दूसरी चीज़ सर, दूसरी चीज़, ठीक है, क्या मुझे कहीं BOC नज़र आ रहा है? BOC बिल्कुल नज़र आ रहा है ना, ये भी इंक्लूडेड है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया ना। देखो अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो आपको ना कई गुना तेज बना देगी। बस छोटी सी बात है, इसकी प्रैक्टिस करना और फिर आपका जो इस चैप्टर से डर था वो समझ लो आधा हो जाएगा। क्यों सर? वो बात है सही अप्रोच क्या होती है इस क्वेश्चन को करने की। इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे जब भी आप, तो सबसे पहले इसको मेंटली फिगर से सॉल्व करना होता है, उसके बाद लिखना होता है। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो यार, हमने तो पहली बार सुना है। भले आपने पहली बार सुना बट आपने भी हो सकता है कभी ना कभी ये चीज़ की हो। मैं आपको समझाता हूँ क्या इसका मतलब है। कि पहले मैं फिगर से देख लूँगा ना, मैं कहूँगा देखो यार AOD सिंगल कट से डबल की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भी देखो सिंगल कट से डबल की तरफ जाऊंगा, सिंगल कट वाले के बराबर डबल कट वाला डबल कट के बराबर, और ये वजली भुजा कोण जो है आमने सामने शीर्षभिमुख कोण हो तो गया, साइड साइड बीच का कोण साइड एंगल साइड। मतलब मैंने मेंटली खुद को आश्वासन दे दिया, समझा दिया खुद को कि यार डरने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन में ऐसे करके ऐसे, ये बराबर उसके वो बराबर इसके, हो गया साइड एंगल साइड से। अब जैसे ही आप ये वाली आदत डाल लोगे ना, जैसे आपका क्वेश्चन, आपका मतलब दिमाग किसी क्वेश्चन को देखेगा, रीड करेगा, वो समझ जाएगा कि देखो इसमें ये क्लू छुपे हुए हैं, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। जैसे ही आपका दिमाग यहाँ तक पहुँच जाता है, उसको बस किताब पे उतारना होता है तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा देखो भाई त्रिभुज ये वाला, इसके समरूप प्रूफ करना था। मैं कहूँगा ठीक है, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, AOD व BOC में, है ना। AOD में आप कैसे जा रहे हो, A से O पे जा रहे हो, D पे जा रहे हो, देखो ना सिंगल कट से डबल कट की तरफ, वही तो कह रहा हूँ। तो सिंगल कट यानी कि AO बराबर है ना, उसके सिंगल कट यानी BOK किसके बराबर है, BOK। ऐसा क्यों है भाई, गिवन है भाई, गिवन है। AO यहाँ पर OA बोलो AO बोलो एक ही बात है, OA है ना, AO बोल दो OA बोल दो एक ही बात है, वहाँ कन्फ्यूजन होना भैंस क्या, अब इतने बड़े हो गए हो तुम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वाला सिंगल कट के बराबर है ना। ऐसे ही देखो इसका ये वाला जो कोण है, इसको कोण एक बोल दूँ क्या भैंस क्या इसको, अरे अच्छा पीले पे पीला कैसे दिखेगा यार, तुम भी नहीं बता रहे हो, ठीक है। इसको कोण एक बोल दूँ ताकि पूरा नाम लिखना पड़े, इसको कोण 2 बोल देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, यहाँ से बोलूँगा कोण 1 बराबर कोण 2। बस इतना याद रहे, लेफ्ट में आपने ये वाला त्रिभुज लिखा है तो इसी के पार्ट्स लिखना है यहाँ पे, और राइट में आपने ये वाला त्रिभुज लिखा है तो राइट में कोशिश करना कि इसी के हिस्से आए। जैसे कोण 1 जो बन रहा है ना वो नीचे वाला त्रिभुज यानी कि AOD में बन रहा है, कोण 2 जो बन रहा है ना वो BOC में बन रहा है, तो उसके नीचे। बस ये थोड़ा एक भाई मेंटेन रखना होता है ना एक स्ट्रक्चर, वो करना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो इस वाले त्रिभुज में OD और उस वाले त्रिभुज में OC आपस में बराबर है, तो OD बराबर OC, OD इसका पार्ट है ना, OD इसका पार्ट है, बराबर क्या है OC के। ये भी क्यों लिखा सर, गिवन है। आप कहोगे सर कोण 1 और 2 का कारण नहीं लिखा आपने, मैं कहूँ बिल्कुल। आप कहोगे सर कारण लिखना जरूरी है क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल भाई, ठीक है, कारण लिखना जरूरी है। शीर्षाभिमुख कोण, मैंने यार वाली वीडियो जब से देख ली ना, साझा करना चाहिए क्या, देखिए आपने, देखना तब से मेरे मुंह से वैसे ही निकलता उसी फॉर्मेट में जैसे ये लिखना चाहिए क्या, ठीक है ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर जिनको पता है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। साझा करना चाहिए क्या, तो वैसे ही यहाँ पर लिखना चाहिए क्या, हाँ भाई लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ से डिसाइड करेंगे हम कि भाई किनारे किनारे भुजा लिखिए बीच में कोण नहीं, मैं कहूँगा आप इसको उठा के भैंस की आंख यहाँ ले आओ, बात वही रहेगी, नियम तो नहीं बदल जाता, मतलब यहाँ लिखने से नहीं होता है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखना कहाँ होता है आपको, नियम के लिए आपको देखना होता है फिगर में। अब फिगर में देखो किसी एक त्रिभुज को पकड़ लो, जैसे एक त्रिभुज मतलब एक तरफ का हिस्सा AO OD और एक AO मतलब ये वाला कोण, OD मतलब ये वाली भुजा, और OD मतलब ये वाली भुजा, और एक मतलब ये वाला कोण, यानी किनारे किनारे भुजा बीच में कोण है। तो किनारे किनारे भुजा बीच में कोण मतलब साइड, बीच में एंगल फिर साइड, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, यानी कारण तो हमें यहाँ लिखना है जैसे यहाँ लिख रहे हैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOC के, किसके, त्रिभुज BOC के। पहला हिस्सा क्लियर सर, पहला हिस्सा क्लियर हो गया। दूसरे हिस्से को कैसे करेंगे आप कहोगे, दूसरे हिस्से को सर हम कैसे कर सकते हैं भैंस की आंख, है ना। दूसरे हिस्से में देखो प्रूफ क्या करना है, दिमाग लगाते रहना भाई, पूरा भरपूर इस्तेमाल होगा आपके दिमाग का, ठीक है। छठे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे लगभग इस चैप्टर में भी, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, बहुत जगह। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है AD को BC के पैरेलल दिखा दो भाई,
AD दिख रहा है क्या आपको कहीं? AD ये रहा और BC दिख रहा है आपको कहीं, ये रहा, है ना। ये आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल, खैर छोड़ो, ये पैरेलल की बात कर लेते हैं, एंटी पैरेलल मत घुसो, ठीक है। ये पैरेलल हैं। अब कैसे, मतलब पैरेलल दिखाने हैं, कैसे दिखाएंगे भैया? इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि अगर मैं अल्टरनेट एंगल ही बराबर दिखा दूं, अल्टरनेट समझते हो, ये दो रेखाएं हैं, इनको रेखा काटने वाली ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाले कोण एकांतर होंगे ना, अंतः वाले एकांतर, है ना, एकांतर अंतः कोण। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, आपने पढ़ा है कि अगर रेखाएं समांतर हो तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये वाला कोण इसके बराबर हो तो रेखाएं समांतर होंगी। तो मतलब मैं इसी बस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या बोलूँगा पहले कि यार कोण तो बराबर दिख ही नहीं रहे अभी। कोण C कोण D के बराबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। फिर भी लिखना चाहिए क्या? हाँ भाई लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? बाई CPCT। ठीक है, अब ये CPCT नाम का जो हथियार मिला ना अपने को भाई, बहुत काम का है। जहाँ मर्जी वहाँ फायर कर दो बस, ठीक है, लोड करो फायर कर दो, ठीक है। जहाँ मर्जी नहीं, उसके लिए पहले त्रिभुज सर्वांगसम होने चाहिए। त्रिभुज सर्वांगसम है तो यहाँ पे आप देखोगे हमें C और D की जरूरत पड़ रही है ना। तो इसके लास्ट में कुछ C आ रहा है, इसके लास्ट में जो आ रहा है उसी के बराबर हो सकता है। तो इसके लास्ट में C, इसके लास्ट में D, मतलब C और D संगत पार्ट में आ गए, है ना। तो ये संगत भाग हैं, ठीक है, तो बराबर होंगे बाई CPCT। अब जैसे इतना हुआ हम बोलेंगे परंतु ये एकांतर कोण है ना, परंतु ये एकांतर कोण है भाई, है ना। कौन से वाले? एकांतर अंतः कोण, है ना, ये एकांतर अंतः कोण है। अब अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो इसका मतलब है कि अगर ये तिर्यक रेखा हो गई तो ये और ये समांतर रही होंगे, यानी AD और BC समांतर रही होंगी, है ना। AD समांतर रहा होगा BC के। जिनको नहीं समझ में आया फिर समझ लो, CB या BC मैंने यहाँ बनाया, ये B है ये C है, और AD मैंने यहाँ बनाया, ये A है ये D है। ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया थोड़ी देर समझाने के लिए, सिर्फ इस पे फोकस करो। ये रहा सर, ये वाला जो कोण है, ठीक है, इसको मैं कोण C बोल रहा हूँ, ये वाला जो कोण है इसको D बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर ये रेखाखंड या रेखाएं तो नहीं, रेखाखंड है, रेखाखंड आपस में समांतर होते तो ये कोण पक्का बराबर होते। इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर ये कोण बराबर हो तो ये रेखाएं तो नहीं है, रेखाखंड है, ये रेखाखंड आपस में समांतर होंगे। वही लॉजिक लगाया भाई वहाँ पे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो भाई, ले लो, ठीक है। इस तरह से करना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं आता होगा, दिया है लिख देना, प्रूफ करना लिख देना, ये तामझाम बना देना, आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फ्री का है वो, ठीक है ना भाई। कुछ ना आते हुए छोड़ने से तो अच्छा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देख लो भैंस की आंख, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, कैमरा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, 29 मिनट होने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्वि भाजक है। पहले इतने की फिगर बनाते चलते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। क्या कह रहा है? AB एक रेखाखंड है भाई। तो मैंने ना यहाँ पे एक रेखाखंड बनाया जिसका नाम मैंने क्या लिखा? AB। अब रेखाखंड के जानते हो ना, एंड पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे है ये AB, यानी इसकी फिक्स लेंथ है। अब आगे क्या कह रहा है सर? अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ये रेखाखंड है ना, इसका लंब समद्वि भाजक एक रेखा है L। तो यहाँ पे मैंने एक रेखा बनाई सर, यहाँ पे मैंने क्या किया? एक रेखा बनाई, इस वाइट कलर वाली को समझ लो। अब ये रेखा है तो जाहिर सी बात है ना, ये रेखा है तो इसके एंड पॉइंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको तीर बनाना पड़ेगा, है ना। ये रेखा है। अब आगे क्या कह रहा है कि जो ये रेखा L है इस AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक होने का मतलब है कि इस पे ये लंब भी है, मतलब इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, और इसको समद्विभाजित भी करता है। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दूं जैसे C, तो जितना AC होगा उतना ही BC होगा, समद्विभाजित करता है भाई। यही बात हुई ना, यही बात हुई ना, ठीक है। आगे क्या है कि यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है भैंस की आंख, मैंने कहा ठीक है यार, क्या ही दिक्कत है। L पर स्थित कोई बिंदु मैंने P रख दिया, नाम उसका, इसका नाम क्या रख दिया? P। L पे स्थित कोई बिंदु है, उसका नाम मैं रख दिया P, है ना। तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। मतलब क्या भैया? मतलब क्या हो गया इसका? A से समदूरस्थ, तो A और B से समदूरस्थ मतलब A से जितनी दूरी पे P है, A से जितनी दूरी पे P है, B से भी उतनी ही दूरी पे P है। तो कहने का मतलब है कि हमें सिद्ध क्या करना है कि ये वाली चीज यानी कि AP जितना लंबा है BP भी उतना ही लंबा है। समझ आ रही बात? तभी तो A से P जितनी दूरी पे होगा, B से P उतनी दूरी पे होगा, उनकी लंबाई हमें बराबर दिखानी थी भैंस की आंख। हमने कहा कि यार अब इसको कैसे किया जाए, तो हमारे दिमाग में आ गया CPCT नाम का हथियार।
मैंने कहा ना पहले आपको मेंटली क्रैक करना होता है क्वेश्चन को इस तरह से। आप कहोगे कि मैं किसी तरह से ऐसे दो त्रिभुज प्रूफ कर दूं जिनके संगत भागों में यही दो चीजें आती है जिनको बराबर प्रूफ करना, तो मेरा काम बन जाएगा। आपने फटाक से रफली सोचा कि अच्छा एक काम करता हूं मैं ACP अगर मैं लिख के देखता हूँ, एक त्रिभुज का नाम लिख दो ACP, तो आप सोचोगे इसको मैं सर्वांगसम इस तरह से करूँ ना कि देखो मुझे क्या करना है, AP बराबर इसके, तो इसमें AP कहाँ है, शुरू के लास्ट में, तो आपको जो दूसरा त्रिभुज लिखना है ना उसमें शुरू और लास्ट में ये आना चाहिए। आप ऐसे भी पैटर्न बना लो, किनारे से बीच में गए फिर ऐसे निकले हो ना ACP, तो इसमें किनारे से बीच में आओ, इधर जाना जरा BCP, बस इतना ना आप सोचा करो। फिर आप देखोगे अरे यार AP कैसे मिल रहा है शुरू के लास्ट से, और यहाँ पे शुरू के लास्ट से BP मिल गया, हो गया भाई हो गया। तो मतलब अब मेरे को किस तरह से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। जैसे आपका दिमाग इतना लगेगा ना आप समझ जाओगे अरे भैंस की आंख, अब तो ठीक है भाई, अब तो मैं कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, इसमें देखो इसकी एक भुजा ये वाली, इस वाले है ना, दो त्रिभुज बट गए। जैसे आपका दिमाग दो त्रिभुजों को देख पा रहा है भाई, मैं से एक बार हाईलाइट कर दूं, है ना, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़े, तुम करते नहीं हो ना, ठीक है। तो मैं ऐसे कराऊंगा तो ज़्यादा समझाएगा। देखो इसका AC इसका BC दो कट, अरे ठीक है, और इसका BC, तो AC और BC दोनों त्रिभुज में एक चीज मिल गई। अच्छा ये वाली भुजा तो दोनों त्रिभुज में ही है, और बीच में 90-90 बीच वाला कोण भी, यानी कि भुजा फिर किनारे पे भुजा पे बीच वाला कोण, भुजा कोण भुजा, हो गया ना भाई, हो जाएगा। तो मतलब ऐसे आप हल्का सा रफ वर्क करोगे ना, मतलब दिमाग में सोचोगे ना भाई, फटाक से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कैसे फ्लो बन रहा है क्वेश्चन का। और उसके बाद जब एक बार फ्लो मिल गया ना आपको, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी भाई CPCD वाला हिस्से से वो चीज़ें हो जाएंगी प्रूफ। बस अपने को बस फॉर्मेट नहीं भूलना है भाई, फॉर्मेट नहीं भूलना है, मकसद नहीं भूलना भाईजान, ठीक है। सबसे पहले लिखना होता है दिया है को आप गिवन भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम में भी इतनी इंग्लिश अलाउड है, ठीक है। बल्कि आप पूरा इंग्लिश में कर दोगे तभी टीचर नंबर वैसे नहीं काट सकते हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं यार, है ना, आप समझ जाना। दिया है लिखा है यहाँ पे दिया क्या है कि रेखा L रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है ना। क्या है कि रेखा L रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक लंब भाजक है, ठीक है। चाहो तो इसको जनरलाइज कर लो यहीं पे कि भाई लंब समद्विभाजक का क्या मतलब हो, ताकि आगे आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े, आप ये चीज़ यहीं कर लिया करो, ठीक है। अगर ये लंब समद्विभाजक है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कोण 1 बोल दूँ, इसको कोण 2 बोल दूँ, तो दोनों ही 90-90 है भाई। कोण 1 और कोण 2 दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं। और दूसरी बात क्या है, AC बराबर है BC के, है ना, एंड या और, ठीक है, और AC बराबर है BC के। यही तो हुआ लंब समद्विभाजक, मतलब क्या है कि लंब भी और समद्विभाजक भी करे, बराबर टुकड़े भी बनाए भाई। ये हमने दिया है, हमें गिवन में लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, ये लिखना होता है, सिद्ध करना है। अच्छा कोई अगर यहाँ पे जनरलाइज ना करता तो आगे करना ही पड़ता। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये करो आगे, ठीक है। वैसे आ नहीं रहा तो आगे कैसे करोगे, अगर आपको सिर्फ दिया है लिख के नंबर लेना था और ये चीज़ भी नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, उतना ही लिख देना, ठीक है। अच्छा सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि P AB और, अच्छा एक और चीज़ हमें दी गई है कि P L पर स्थित है ना, P L पर स्थित कोई बिंदु है या स्थित बिंदु है, ठीक है। ये भी तो चीज़ दी गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AP बराबर है BP के। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, बट उसी को हम शॉर्ट में से लिखते हैं कि भाई A से जितनी दूरी होगी P की, B से भी उतनी दूरी होगी P की, यानी AP और BP बराबर होंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो, है ना। अब बात कर लेते हैं उपपत्ति की यानी प्रूफ की। तो हम क्या करेंगे, हमें समझ में आ चुका था शुरू में ही भैया कि भाई इन दोनों त्रिभुजों को पकड़ लो। हमने पकड़ा ACP, मैंने कहा त्रिभुज ACP अगर मैं देखूँ वह त्रिभुज ACP आ गया, किनारे से 90 की तरफ गए तो किनारे से 90 की तरफ यानी BCP। एक पैटर्न पकड़ोगे अपने आप चीज़ें सॉल्व होने लग जाती हैं में, है ना, इसमें, ठीक है। अब AC बराबर किसके है, BC के, है ना। ऊपर सिद्ध किया अभी लिख सकते हो क्योंकि आपने ऊपर जनरलाइज कर दिया है ना, ऊपर सिद्ध किया, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऊपर सिद्ध किया, क्योंकि आपने ऊपर सिद्ध कर दिया था कि भाई अगर ये चीज़ दी गई है तो उसका मतलब ये होता है, सिद्ध किया। यहाँ तक बात सुने टीचर समझ जाएंगे, अच्छा ऊपर इसने कहीं लिखा हुआ है ये चीज़,
ठीक है, आपने देखो AC और BC बराबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा फिर कोण 1 कोण 2, इस त्रिभुज का, गुलाबी वाले त्रिभुज का कोण 1, गुलाबी वाले त्रिभुज का कोण 1, और इधर हमने BCP लिखा है ना, BCP यानी ग्रीन वाला त्रिभुज का हिस्सा इधर लिखोगे कोण 2, ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, ईच 90 डिग्री यानी प्रत्येक 90 डिग्री, है ना। ये आप क्या लिख सकते हो, प्रत्येक 90 डिग्री। ऊपर सिद्ध किया, दिया भी लिख दो, लंबा है तो दिया ही है यार। ठीक है, अगली बात क्या, अगली बात दोनों त्रिभुज में देखो CP कॉमन है, दोनों त्रिभुज में CP उभयनिष्ठ है, CP दोनों में है। इसको हम बोलते हैं कॉमन, या हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो कौन सा नियम लगेगा, है ना, इसके बाद के स्टेप्स में यहाँ कर रहा हूँ। कौन सा नियम लगेगा, हम बोलेंगे इसका मतलब हो गया त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP सर्वांग सम त्रिभुज BCP के कौन सा नियम लगेगा, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड से हुआ ये। अब वहाँ जगह नहीं थी तो मैंने लिख दिया, नहीं तो आपको किनारे पे लिखना। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो हमारे काम का था, यानी कि AP। तो AP कैसे मिल रहा है, शुरू और लास्ट का अक्षर, वो तो हमने ख्याल फॉर्मेट ही ऐसा बनाया था कि इसके शुरू के लास्ट में जो मिलेगा वो अपने काम का ही होगा। देखो BP है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो P है वो A व B से समदूरस्थ है, लिख लेना यार इसकी। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो भाई, स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो भाई। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, आपके लिए है, मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। देखो AB है ना और CD समांतर है, तीर बना दिया मतलब समझा नहीं, समांतर है। ठीक है, और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, O AD का मध्य बिंदु है, O क्या है, AD का मध्य बिंदु है, यानी कि ये चीज इसके बराबर हो गई। ठीक है, तो दर्शाइए कि AOB DOC के सर्वांग सम है। AOB यानी कि नीचे वाला जो त्रिभुज है सर, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज यानी कि COD के सर्वांग सम। कैसे कर लोगे भाई, देखो सीधी सी बात है। पहली बात तो अगर ये समांतर है, समांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर, है ना, क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। मैं रफली कर दूं, दिया हुआ नहीं लिख रहा, समझ जाना यार, है ना। आपको पता है कि रफली हिंट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहा, पूरा हिंट दे रहा हूँ आपको, है ना, कि भाई जो CD है वो AB के समांतर है। इसका मतलब कोण इधर 1 है ना, और उधर कोण 2। ठीक है, पहले AOB लिखा है ना, चलो पहले AOB का पार्ट लेते हैं, इसको 1 मानते हैं, उसको 2 मान लेते हैं, बल्कि, है ना, इसको 1 मान लेते हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ बस भाई, है ना, बाकी चीज़ें आप कर लोगे, आपको पता है ना। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ठीक है, या कोण B, ठीक है, ठीक है। अब देखो ना यार, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ही तो सर्वांग सम करना है। तो यार एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, मैं हिंट देता हूँ आपको, अब कर लेना। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्या, इसको कोण 1 बोलूँ, इसको कोण 2 बोलूँ तो बराबर होगा क्या, शीर्ष अभिमुख कोण है ना। ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा क्या, हाँ, क्योंकि ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा हो गई, यानी ये एकांतर कोण हो गए। ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, कोण B और D, और ये वाली भुजा इसके बराबर है ही, यानी एंगल साइड। कौन सा नियम लगेगा, एंगल साइड। क्यों सर, आप किसी एक तरफ चलो, इस कोण से इस कोण पे जाओ, फिर इधर साइड पे आ जाओ, यानी पहले कोण आया फिर कोण आया, बीच वाली भुजा की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर ये वाली भुजा आपने इस्तेमाल करी। ठीक है, तो ये ट्राई कर लेना, हो जाएगा यार आपसे। ठीक है, डू योर सेल्फ। ऐसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABC में कोण A का समद्विभाजक, ठीक है, कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है ना, यानी कि जो कोण A था इसको बराबर बराबर टुकड़ों में बांटता हुआ गया, यानी समद्विभाजक है। यानी कि जैसे कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये कोण 1 है ना, मैं एक बार इसको अलग अलग कलर ग्रेडिंग से दिखा दूं तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो फिर करते हैं इसको, मैं ही करूँगा, टेंशन मत लो, सारे आपके भरोसे नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो AD है ना, इस पूरे कोण A को समद्विभाजित कर देता है भाई। मतलब क्या कि जो ग्रीन वाला छोटा सा हिस्सा आया ये और ये, अगर मैं इसको कोण 1 बोलूँ, कोण 2 बोलूँ, तो कोण 1 और 2 बराबर है, और नीचे वाले कोण भी 90-90 डिग्री के हैं। मतलब अगर मैं इसको 3 बोल दूँ, इसको 4 बोल दूँ, तो कोण 3 भी 90 डिग्री का है, कोण 4 भी 90 डिग्री का है। अब हमसे बोला क्या है, हमसे कह रहा है दर्शाइए कि AB बराबर AC है।
ए बी और ए सी कैसे बराबर दिखा सकते हैं? अरे भाई आप ए बी डी को ए सी डी के सर्वांग कर दो, जैसे इतना करोगे ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे। सर्वांग कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा है, ग्रीन वाले त्रिभुज का 1, गुलाबी वाले त्रिभुज का 2, ग्रीन वाले त्रिभुज का 3, गुलाबी वाले का 4, बराबर बराबर हुआ, और बीच वाली साइड ए डी बराबर ए डी दोनों में है, तो मतलब कोण फिर बीच वाले भुजा फिर कोण नियम से, है ना। ये तो बल्कि आसान है यार, है ना। जैसे इतना होगा बाई सी बी सी डी ये हो जाएगा, आप कर लोगे, है ना। वैसे आसान है बट फिर भी मैं कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैंने बोल ही दिया था ना मैं कर रहा हूँ तो मैं कर दे रहा हूँ। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए सवाल, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ गिवन क्या है, तो आप बोलोगे कोण ए का समद्विभाजक AD है तथा AD जो है ये लंब भी है किस पे? BC पे, ये लंब भी है BC पे, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, चलो इसकी बात कर लेते हैं, है ना। सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है ना। ए बी बराबर ए सी है और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, तो यार तो हो ही जाएगा, जब ए सी बराबर ए सी होगा तो समद्विबाहु हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो प्रूफ, ठीक है भाई, प्रूफ देख लो यार, प्रूफ देख लो। यहाँ पे हम बोलेंगे ठीक है भाई, त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी डी को पकड़ लो, है ना। एक जैसे त्रिभुज आपको दो नजर आ गए होंगे, ग्रीन वाला वह त्रिभुज, इसमें ए बी शुरू में आ रहा है तो उसमें शुरू में क्या आना चाहिए? ए सी, तभी तो बाई सी बी सी डी से हो पाएगा, तो यानी कि ए सी डी, है ना। आपको पैटर्न भी मिल जाएगा भाई, किनारे पे आके 90 पे जा रहे हो तो किनारे पे आके 90 की तरफ चले जाओ, बस सीधी सी बात है ना। इसमें अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ है, सर्वांग नहीं हुआ है, तो ऐसे लिखना मत। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, है ना, इस वाले ए बी डी मतलब ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है उसका कोण 1 और उसका कोण 2, गुलाबी वाले का कोण 2 बराबर है। क्यों बराबर है सर? क्योंकि ए डी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, हमें बताया गया है ए डी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, मतलब कोण ए को बराबर बराबर टुकड़े में बांटता है, तो कोण ए का एक टुकड़ा 1 हुआ 1 2 हुआ, दोनों बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, एक मिनट, इधर क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? बंद हो गया क्या रिकॉर्डिंग? अरे यार नहीं, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है भाई सब, ठीक है। समद्विभाजक है, 1 बराबर 2 हो गया था। ऐसे ही बीच वाली भुजा देखो ए डी दोनों के पास है ना। आप चाहे यहाँ से भी देख लो, ए डी इसके पास भी है, ए डी इसके पास भी है भाई, है ना। तो ए डी बराबर ए डी है भाई, ए डी बराबर ए डी है, ए डी बराबर किसके है? ए डी के है। ये तो कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, आप चाहो तो हिंदी में उभयनिष्ठ लिख लेना यार, ठीक है। और कोण 3 बराबर 4 है, कोण 3 बराबर 4 है। क्यों सर? क्योंकि ए डी जो था वो लंब था, किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। लंब का मतलब यही हो गया कि भाई ये कोण जो बनाएगा वहाँ पे 90 बनाएगा। तो कौन सा नियम लग रहा है? कोण फिर भुजा फिर कोण, है ना, यानी एंगल यानी कोण फिर भुजा फिर एंगल यानी कोण से, या इस नियम से, ठीक है। इसको साइड में लिखते हैं, है ना। इस नियम से जो त्रिभुज है क्या, ए बी डी, वो सर्वांग हो गया त्रिभुज ए सी डी के, है ना। जैसे इतना हुआ, अब हम अपने को मतलब किससे भाई? ए बी और ए सी से। तो इसका ए बी यहाँ से मिल रहा है, शुरू के 2 अक्षर से बन रहा है ए बी, तो इसका संगत भाग इसके शुरू के 2 अक्षर से क्या बनेगा? ए सी। क्या रीजन लिखोगे भाई? सी पी सी टी। अब जैसे इतना हुआ इसके आगे लिख लेना, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु भाई, पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखो, है ना, समद्विबाहु हो गया। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 4 था, ये स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो यार, मैं हट गया सामने से। आगे बात कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन की, है ना। सॉल्यूशन नंबर 5, ये मैं ही करता हूँ, देखो सॉल्यूशन नंबर 5 भाई, सॉल्यूशन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो पहली बात भाई, पहली बात कि देखो जो ई है ना वो इस भुजा का मध्य बिंदु है, और जो एफ है ना वो इस भुजा का मध्य बिंदु है। एक और बात बताई गई है कि ये पूरी भुजा
यानी कि ए बी इस ए सी के बराबर है भाई। इतना याद रखना आप यार, इतना याद रखना। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, दर्शाइए कि बी एफ बराबर सी ई है। तो पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन क्या है ना, इतना लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को वहाँ से सोच लेंगे मेंटली, फिर देखेंगे। देखो गिवन यानी दिया क्या है, दिया क्या है कि भाई देखो ए बी और ए सी बराबर बराबर भुजाएं हैं, यानी कि ए बी बराबर ए सी है, इतनी बात बताई गई है। फिर ई किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, है ना, इसको अच्छे से लिख लो, ई ए बी का व एफ किसका मध्य बिंदु है, ए सी का, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो क्या? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें दर्शाना क्या है या सिद्ध क्या करना है, टू शो लिख लो या दर्शाना है लिख लो, एक ही बात है ना, टू शो या दर्शाना है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम क्या बोलेंगे, हमें दर्शाना है कि बी एफ बराबर सी ई है, बी एफ बराबर सी ई है। ठीक है सर। अब देखिए एक बार नज़र मारो, मैंने क्या बोला कि हर बार आप करा कैसे करो भाई, हर बार आप करा कैसे करो कि एक बार देखा करो कि चीज़ों की बात की जा रही है। ये रहा बी एफ, ये रहा सी, मतलब मुझे दो ऐसे त्रिभुज लेने हैं ना जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में ये आ रहा हो, यानी कि संगत भागों में ये आ रहा हो। तो मैं चालाकी से एक नाम लिखता हूँ जिसमें जिसमें मान लो क्या आ रहा हो, पहले बी एफ लिखा ना, बी एफ आ रहा हो। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा ठीक है ए बी एफ ये वाला त्रिभुज है ना। तो मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, किसी भी एक त्रिभुज को ऐसे पकड़ लो जिसमें ये आ रहा हो। तो मैंने लिखा उपपत्ति में, है ना भाई, चालाकी से ऐसे ही करूँगा मैं अब, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा ठीक है उपपत्ति यानी कि प्रूफ में मैं क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा त्रिभुज ए बी एफ को पकड़ लिया मैंने, ए बी एफ वाह। अब इसको किसके सर्वांगसम करूँ कि इसमें अगर बी एफ आ रहा है लास्ट में तो उसमें लास्ट में क्या आ जाए, सी आ जाए भाई, है ना। अब तो मेरे को दिख गया होगा वैसे आपको भी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, अरे यार मैं कहूँगा इसी को पकड़ो ना, ए सी ई, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए, सी एफ नहीं सी चाहिए, तो इसके लास्ट में सी आ जाएगा। तो यानी कि अब मैं कौन सा त्रिभुज लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ त्रिभुज ए सी में। जैसे ही इतना लिखा है ना, आप नीचे वाले दो त्रिभुज भी ले सकते थे, उसमें भी आता, वो ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। अब इनमें मेरे को एक जैसे क्या दिख रहा है, देखो चाहे मैं ये पीला वाला त्रिभुज देख रहा हूँ उसमें भी ऊपर वाला कोना ए आ रहा है, और चाहे मैं नीचे हरा वाला देख रहा हूँ इसमें भी ए आ रहा है भाई, इसमें भी ए आ रहा है। तो यार एक कम तो बात बन गई अपनी कि कोण ए तो दोनों के पास है भैंस की आँख, कोण ए बराबर कोण ए आ गया उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, ठीक है। यहाँ तक बात तो बन गई भाई, यहाँ है ना, जो इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख लिया करो, लिस्ट बना लो, उभयनिष्ठ हो गया। मैं कहूँगा अरे वाह यार ये काम तो बन गया भैंस की आँख। दूसरी बात क्या सर, दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये है ना सर, दूसरी बात ये है कि ध्यान से देखना, ये जो मैंने पहले क्या लिखा, ए बी एफ ना, ए बी एफ यानी पीला वाला हिस्सा, ये जो पीला वाला हिस्सा है इसका ए एफ देखो सर, इसका ए एफ बराबर उसके किसके, जो ये हरा वाला है ना इसके ए। आप कहोगे अरे सर ये समझ में नहीं आया वैसे, यहाँ ये क्या बकवास कर रहे हो, है ना, ये क्या बवाल मचा दिया आपने, ये तो कभी बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। मैं कहूँगा भैया ये बराबर भुजाओं के आधे हैं, है ना, बराबर भुजाएं कौन कौन सी थी, बराबर भुजाएं कौन कौन सी थी, देखो मैंने क्या लिखा, ए एफ किसका, ए सी का आधा है ना, और ये यहाँ ए बी, बराबर भुजाओं ए सी और ए बी के आधे हैं। आधे कैसे पता लग रहा है, वो मध्य बिंदु था ना भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि देखो भाई ये वाला जो था ना ये यहाँ से मध्य बिंदु है, तो भाई ये टुकड़ा इसका आधा हो गया कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर। मैं आपसे कहूँगा कि ये भी मध्य बिंदु ही है भाई इस पूरे का, तो मतलब ये उसका आधा हुआ कि नहीं, मैं आप कहोगे बिल्कुल है सर। मैं कहूँगा पूरा आपस में बराबर था तो उनका आधा भी तो बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर था और ये भी तो 10 ही होगा तभी तो बराबर हो पाएंगे। तो भाई अगर ये 10 का ही आधा है यानी ये 5 होगा, तो ये भी तो 10 का ही आधा है यानी ये 5 होगा, तो ये इतने के बराबर होगा कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया है, इतना घिचपिच मत करो भैंस की आँख, इतने समझदार हैं हम, ठीक है। तो मतलब क्या कि ए एफ ए सी का आधा है और ए बी का आधा है, और ये जिनके आधे हैं वो आपस में बराबर थे, तो बराबर भुजाओं के आधे भी आपस में बराबर ही होते हैं भैंस की आँख।
ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। फिर से देख लो, कोण ए के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि वो हरे वाले में भी आ रहा है और पीले वाले में भी आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या सर, ये वाला टुकड़ा ध्यान से देखो, ये वाला टुकड़ा, ठीक है, ये वाले टुकड़े के बराबर क्यों हुआ, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बस करना इतना है कि इसमें क्या कोई एक और क्लू मिल पा रहा है आपको? कोई एक और क्लू और काम बन गया भाई, कोई एक और क्लू और काम बन गया भाई। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ भाई, देखो ना, ए बी एफ यानी कि ये जो पीला वाला त्रिभुज है, कौन से की बात कर रहा हूँ पीले वाले की, मैं एक बार हल्का सा हाईलाइट कर दूं। ठीक है, कौन से वाले की बात कर रहा हूँ? ये वाला त्रिभुज है। इसमें आपको नजर आ रहा है ए बी इसकी भुजा है, ए बी एफ, हमने लेफ्ट में ए बी एफ लिखा ना, इसमें नजर आ रहा है ए बी इसकी भुजा है, ए बी इसकी भुजा है, तो मैं लिखूंगा ए बी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए बी। अब ए बी तो बराबर दिया हुआ है ए सी के, उसमें आप देखोगे तो ए सी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब अगर मैं नीचे वाले त्रिभुज की देखूँ, बात करूँ हरे वाले की ना, तो उसमें देखो ए सी आ रहा होगा, इसमें देखो क्या आ रहा है? ए सी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? ए सी आ रहा है। ठीक है, ये तो गिवन ही था, बराबर है ना, ये तो गिवन ही है, तो फिर इतना क्यों सोचना, दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ है। जैसे इतना हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये दोनों त्रिभुज हो गए, है ना, सर्वांगसम, यानी कि त्रिभुज ए बी एफ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी ई के, है ना। कौन से नियम से सर? कौन से नियम से सर? ये पूछोगे आप मुझसे, कौन से नियम? तो भाई यहाँ से नहीं देखना होता, फिगर से देखना होता है वैसे क्या। फिगर में आ जाओ भाई, फिगर में आ जाओ, फिगर में आ जाओ, किसी एक त्रिभुज को पकड़ लो भाई, जैसे मैंने अभी हरे वाले को हटाया है ना, मैंने इस पीले वाले त्रिभुज को पकड़ लिया है ना। पीले वाले त्रिभुज में मतलब ये इस त्रिभुज में मैंने किस किस का इस्तेमाल किया, बस मैं ये देख लूँगा नियम पता लगाने के लिए। वैसे इतना तामझाम करने की जरूरत है नहीं, वो आपको दिख गया होगा, बट फिर भी है ना। तो हमने इस कोण ए का इस्तेमाल किया और इस वाली भुजा का इस्तेमाल किया और इस वाली भुजा का इस्तेमाल किया। देखो ये एक त्रिभुज को देखो, बस दोनों को मत देखना। इस त्रिभुज में देखो हमने कोण ए का इस्तेमाल किया है, ए एफ का इस्तेमाल किया है, ए एफ का इस्तेमाल किया है और ए बी का इस्तेमाल किया, ए बी मतलब क्या, ये वाली भुजा और बीच वाले कोण का इस्तेमाल किया। तो नियम समझ में आ गया कौन सा लगा? नियम समझ में आ गया कौन सा लगा? कौन सा लगा? भुजा कोण भुजा नियम से। ये बात समझ में, ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे भाई। ठीक है, अच्छा, जैसे इतना हुआ, अब आपको पता है भाई हमने चालाकी ऐसी करी थी कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाए, संगत भाग में मिल जाए। संगत भाग में मतलब क्या, इसके लास्ट के दो अक्षर है तो इसके लास्ट के दो अक्षर देख लो, यानी कि बी एफ बराबर सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सीधी सीधी बात है, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी ई हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई सी पी सी टी। ये कैसे हो जाएगा भाई? सी पी सी टी। ठीक है, पाँचवा समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब आगे बात चलते हैं, करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 यानी उदाहरण 6 की बात कर लेते हैं भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है आसान सा है, इसमें क्या बोला है? एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, कि क्या क्या दिया गया है, तो देखो दिया है पहली बात क्या, ए बी बराबर ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ठीक है, इसकी भुजा बी सी पर दो बिंदु हैं इस प्रकार कि बी बराबर सी डी भी दिया गया है। ठीक है, बी बराबर सी डी दिया गया है। ठीक है, बी बराबर सी डी, एक बार देख लो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। और हमें दर्शाना है कि ए डी बराबर ए है, ये दिखा दो। तो पहले जो दर्शाना है ए डी बराबर ए, वो कहाँ दिख रहा है आपको? ए डी यहाँ पर दिख रहा है, ए यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, उसको सोचने से पहले देखो कि जो चीज़ें गिवन है वो कहाँ कहाँ पे, ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है। ठीक है भाई, बी और सी डी बराबर है, बी मतलब ये है, सी डी मतलब सी से लेके डी तक, है ना, ये है, ये आपस में बराबर है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के अगर सर्वांगसम दिखा दो तो आप देखोगे इस त्रिभुज में ए डी आ रहा है, उस त्रिभुज में ए ई आ रहा है, सी पी सी डी से हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करो, अगर ऐसे नहीं करना है तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और फिर ये वाला त्रिभुज ऐसे दिखा दो जैसे किताब में दिखाया, बट इसमें घपला होता है, बीच में कुछ इंटरसेक्शन वाला पार्ट आता है ना, वो दिमाग पहचान नहीं पाता कई बार कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा, ऐसे बड़ा आसान पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखो सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात जो अपने काम की इंफॉर्मेशन है वो निकाल के रख लेते हैं। देखो इस त्रिभुज में भाई ए बी और ए सी तो बराबर है दोनों में, ये तो बराबर बराबर दिख रहा है ना, एक कट एक कट। अगर मैं बी और सी बराबर दिखा दूं, जो कि मैं दिखा सकता हूं, क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, उसमें ये बराबर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे भाई। ए बी के सामने कौन आ रहा है? कोण सी। और ए सी के सामने कौन आ रहा है? कोण बी। बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों को ना देखो, पूरे इस त्रिभुज को देखो। तो इस पूरे त्रिभुज में ये वाली भुजा के सामने कौन आ रहा है? कोण बी। और ये वाली भुजा के सामने कौन आ रहा है? कोण सी। तो बी और सी बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही बी और सी बराबर होंगे, जैसे ही बी और सी बराबर होंगे, है ना, अब बीच वाला हटा दो, ठीक है, जैसे ही बी और सी बराबर होंगे तो इस त्रिभुज में देखो ये एक कट बराबर, ये कोण बराबर। और किसी तरह से बी डी और ई सी को बराबर किया जा सकता है। कैसे? ये पूरा और ये पूरा बराबर था, उसमें बीच वाला हिस्सा हटा दो तो ये और ये बच जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ कैसे यार, ठीक है। तो इसलिए ये आसान पड़ता है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले हमें लिखना होता है हमें दिया क्या है, फिर हमें क्या लिखना होता है, हमें सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है ना। तो यहाँ पे सिद्ध करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे किताब में किया है वैसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है आपको, ऐसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है सर, ठीक है, एक मिनट रुको, ओहो, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, एक मिनट रुको। सिद्ध क्या करना है कि ए डी और ए बराबर है। सिद्ध करना है ए डी बराबर है ए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उपपत्ति की, ठीक है, बात कर लेते हैं उपपत्ति की, ठीक है। एक काम करना ना भाई, जो अपने काम की जो पहले ही सिद्ध करके रख लो। देखो अपने काम का क्या है सर कि बी और सी किसी से बराबर दिखा पाए, तो पहले उनको रख लो यार। मैंने कहा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, जो ये वाला, ठीक है, यानी कि ए सी है वो बराबर है ए बी के, ये तो दिया था, गिवन है। अगर ऐसा होगा तो ए सी के सामने कौन है? कोण बी। ए बी के सामने, इस वाली के सामने कौन है? कोण सी। और यहाँ क्या लिख दोगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। आप क्या लिखोगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख लेना पूरा यार अच्छे से, ठीक है। बराबर भुजाएं ये थी, उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक और अपने काम की चीज़ है, बी डी को सी के बराबर दिखा दे। वो हम दिखा सकते हैं कैसे? पूरा का पूरा बीई, पूरा का पूरा बीई, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा बीई बराबर है सी डी के। अब आप दोनों तरफ से बी और सी डी, इसमें से भी कुछ माइनस करो, एक ही चीज़ डी ई, दोनों तरफ से डी ई माइनस कर रहा हूँ, उधर भी डी ई माइनस किया, उधर भी डी ई माइनस किया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? देखो ये गिवन था, मैंने दोनों तरफ से सेम चीज़ माइनस करी है, डी ई, है ना। अब देखो जरा, यहाँ से नहीं समझ में आएगा, इधर से समझो फिगर से, ठीक है। ये पूरा बी ई था, उसमें से डी हटा दो, ये हिस्सा डी है, ये हटा दो सर। ये हटा दोगे तो क्या बचेगा सर? बी डी बचेगा। यानी कि पूरे बी में से डी हटा दिया हमने, है ना। तो जो बच गया बस वो लिख देना, ठीक है भाई, जो बच गया वो लिख दो, है ना। डी हटा दिया अगर आपने तो क्या बच गया? बी डी, अभी मैंने आपको दिखाया। और इसी तरह से सर ये जो पूरा हिस्सा है डी सी सी डी, डी सी बोलो सी डी बोलो, उसमें से भी डी हटा दो, यानी उसमें से भी ये डी पोर्शन हटा दिया। तो ये क्या बच गया सर? ये क्या बच गया सर? ये बच गया सी, है ना, ये बच गया सी। तो ये हो गया सी ई के बराबर। अब जैसे ही इतनी चीज़ें हो गई हैं, अब जरा आ जाओ त्रिभुजों में जिनको हमें प्रूफ करना था, सर्वांग। अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ठीक है भाई, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए बी डी व त्रिभुज ए बी डी, तो फिर सिंगल कट से इधर गए, तो यहाँ से ए सी ई में देखो, अगर आपने इनको कर दिया ना, आपने इनको कर दिया तो ए डी कैसे बन रहा है? शुरू का लास्ट का क्या बन रहा है? ए ही, तो ए डी और ए ही हो जाएगा बाई सी पी सी डी। बस इतना करना है, अब वो करना आसान है यार। देखो ना, ए बी बराबर है ए सी के, ये तो गिवन ही था। और ये वाला कोण बी उस वाले कोण सी के बराबर आपने सिद्ध कर लिया, है ना। कोण बी कोण सी बराबर है, ये मान लो समीकरण 1 मान लो यार इसको, है ना। समीकरण 1 से आप लिख लेना, ऊपर सिद्ध किया, या फिर लिख दो समीकरण 1, देख लो भैया, टीचर देख लेंगे, ठीक है। और तीसरी बात क्या? बी डी और ई सी है, देखो यहाँ पे बी डी और ई सी या सी ई, ये हो गया 2, है ना। यानी कि बी डी और सी ये आपस में बराबर है, ये हमने समीकरण 2 में देख लिया है,
ठीक है भाई, समीकरण 2 लिख दिया मैंने ऐसे ही। तो जैसे इतना हुआ तो भुजा, फिर बीच वाला कोण, फिर ये वाली भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी ई के। और जैसे ही इतना हुआ, हम अपने को तो ए डी से मतलब है, ए डी शुरू का और आखिरी, ए सी पी सी डी, है ना। अब लिख लेना यार, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये देखो आपका होमवर्क है, ये मैंने वैसे करवा रखा है, आप है ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में जाना, तो ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना भाई, ठीक है, और इसको ट्राई करना। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है, जो दूसरी वीडियो था पहले वाली उसमें मिल जाएंगी। ये पूरा चैप्टर था आपका, इसके कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। अगला चैप्टर भी जल्दी आएगा, है ना। ये लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताना। थैंक यू।